गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और घर में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर एक, जो कि भारतीय वन का है। अधिकतर प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। अगर आपको इसका फुल चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी मेरा जो होगा वो पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है वो हम देख। पहला क्वेश्चन मेरा मिस्टेक हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। समतल पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार से परावर्तित होती है? तो पहला का जो आंसर है आपका वो क्या है कि किस दर्पण। तो हम जानते हैं कि कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये बताइए। तो समतल दर्पण। समतल दर्पण लंबवत पड़ने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होती है, वापस हो जाती है। देखिए ये समतल दर्पण हो गया। अब इस पे जैसे आती है, मतलब जितना डिग्री से आएगी उतना ही डिग्री से वो वापस हो जाता है। लंबवत है तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में क्या होगा, सीधा। तो इसी प्रकार क्या हो जाता है। क्वेश्चन मेरा क्या है, समतल दर्पण पे अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो हम जानते हैं समतल दर्पण के लिए कि जितना डिग्री से वो आती है उतना ही डिग्री से वापिस हो जाती है टकराने के बाद, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होता है? पहला आपतित किरण, ठीक है, ये होगी आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। पहला। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेकिन हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है तो इसलिए हम सिर्फ इतना आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका जो है वो 1 नंबर या 2 नंबर के लिए है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है? तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए ये महानुभाव को देखिए, वाट सिंगर है, वाह वाह। देखिए अब ये जो है सिंगिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम, जितना दूरी पर ये होगा उतना ही दूरी पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। यानी वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है। क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 में। अरे भाई साहब ये 6 तो आ नहीं रहा। अच्छा, 6 में क्या कह रहा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इतना आसान क्वेश्चन। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का हुआ है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। जब हम लोग उठा हुआ भाग को रंग देते हैं तो अवतल बनता है, और धंसा हुआ भाग को रंग देते हैं तो वेरी गुड, उत्तल उत्तल दर्पण बनता है। ये सब बहुत आसान है, ये आपसे बन गया होगा। जो आपसे बन गया होगा वो आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी 7 में क्या करा है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी देखिए ये हो गया दर्पण का ध्रुव, बीच वाला भाग, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस दोनों को जो रेखा मिलाती है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। याद भी हो जाता होगा, 2-3 बार आप देख लीजिएगा तो वीडियो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो आप देख ही लीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं। चले नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। देखिए अब ये हो गया मेरा मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मेरा हो गया मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके समांतर आ रही प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ेगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होते हुई जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन होगा तो कहाँ से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। यही अवतल दर्पण क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। याद हो गया? चलिए याद हो गया तो नोट भी कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तब तक वीडियो आप रोक रोक के कर सकते हैं या फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं हमारे से। 9th में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। मान लीजिए कि एंगल कितना है, थीटा, और ये भी कितना है, थीटा, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यानी जितना दूरी यहाँ से यहाँ का होता है उतना ही दूरी यहाँ से 1 मिनट यहाँ का होता है। यानी दोनों दूरी जो होता है ये समान होता है। यानी अब दोनों समान हो गया तो दोनों को जोड़ने पर 2 गुना हो जाएगा, यानी इसका 2 गुना होता है। किसका? तो फोकस दूरी का। यानी r बराबर जो होगा 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2।
2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में क्या करा है, एक दर्पण का नाम बताया जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्ती प्रतिबिंब दे सके। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब हम लोग को कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। ये नहीं दर्पण के पीछे जाकर देखिएगा, बस दर्पण पे बस पीछे बन जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 11 में क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। ये बीच थोड़ा सही कर जाए, कुछ वर्ड हो सकता है मे बी मिस्टेक टाइप हो गया होगा, तो ये मत कहिए कि गलती है, मिस्टेक से टाइप हो जाता है, इतना आप एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं होगा, बस 1 या 2 होगा। 12 में क्या बोला, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो पर इट्स माय फॉल्ट, केवल और केवल अवतल दर्पण में होगा। अगला है 19, गोले दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन, यानी एच डैश बट्टा में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये हो गया वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। चलिए 21वां क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इट विल बी योर आंसर। We are moving to next question. The next question is 22. Let's see. 22. What is question? एक उत्तल दर्पण के लिए एक उपयोग को लिखे बस। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड में, मतलब कि बगल में जो ये दर्पण लगा हुआ है, ये क्या है, उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि इस उत्तल दर्पण की खासियत ये होती है कि पीछे का विस्तृत यानी बहुत ज्यादा क्षेत्र को आपको दिखा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको साइड मिरर के रूप में यूज बन रहा है या उल्टा बन रहा है। तो समतल दर्पण में m बराबर +1 का अर्थ ये है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। m का प्लस चिन्ह धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या है, सीधा है। क्लियर, चलिए मेरा बोर्ड भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उसको भी देख लेते हैं। और ज्यादा हो गया। 26 में क्या है, एक गोले दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण AC भी आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। तो ये जो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनती है और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी। एक अवतल दर्पण का कोई 2 उपयोग लिखे। तो पहला हो गया हजामती दर्पण के रूप में, जिससे इमेज आपको ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। दूसरा नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे प्रतिबिंब जो होती है वो बड़ी फोकस करके हम बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सुविधा होती है। तो ये रहा मेरा आज का क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज नेक्स्ट आप जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।